यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ और एक बार फिर आपके सामने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। किस चैप्टर की मैं बात करता हूँ? सर्कुलर मोशन। वो भी किस पार्ट की सर्कुलर मोशन? डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। मेरा मानना ये है कि एक बार आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जो मैं आपको ऑलरेडी कर दिया। उसके बाद आप ये टेस्ट कीजिए अपने आप को कि अब तक जितने भी IITs के क्वेश्चन आए हैं लास्ट 45 to 47 ईयर्स तक का, आप जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हैं उसमें केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही नहीं फोकस कीजिए, कन्वेंशनल क्वेश्चन को भी फोकस कीजिए और देखिए कि आप उसी लय, उसी थ्योरी के आधार पर इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित आपकी तैयारी अप टू द मार्क है। आप किसी भी एग्जाम के लिए अपने आप को फिट कह सकते हैं। ये रहा एक सिंपल सी प्रॉब्लम्स। क्या कहता है ये प्रॉब्लम्स आपके सामने वहाँ पर बोर्ड पर डिपिक्ट किया गया है। मैंने इसकी फिगर को यहाँ पर डिपिक्ट कर दिया। क्या कहता है? देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्किल्स of radius r1 and r2 as shown in a figure. At time t equal to 0, two particles from A position, this is A position and this is from B position. Two particles from A and B starts. And you can see this is in a anti-clockwise direction and this is in a clockwise direction. So it is at its starting point. कहता है कि after a certain interval of time, when these particles are moving with a constant angular velocity omega, याद रखेंगे, they move with as per the question, it moves with a constant angular speed omega. Let us suppose it is to be the omega. And after a time interval pi by 2 pi, what is the relative velocity Va minus Vb, and that is equal. So what is the main point of the question? आपका ये पार्टिकल क्या है? सर्किल पर मूव करेगा और ये पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्किल पर मूव करेगा एक दिए गए समय इंटरवल पर। और वो कितना इंटरवल है? पाई बाई 2 पाई। आप उसकी लोकेशन निकाल लीजिए और वहाँ पर का स्पीड निकाल लीजिए तो ये आपका रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा। जैसे ये अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, फॉर ए के लिए आप आइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता हुआ। फॉर ए के लिए आइए, व्हाट इज द लोकेशंस ऑफ दिस पार्टिकल आफ्टर ए टाइम टी इक्वल टू पाई बाई 2 पाई। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? सिंपल ओमेगा टी। ये हम लोग कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई 2, चूंकि एक्सीलरेशन जीरो है, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा बाई टी। नाउ व्हाट इज द ओमेगा? दैट इज ए कांस्टेंट। ये इसकी बात हो गई। एंड व्हाट इज द टी? पाई बाई 2 पाई, पाई बाई 2 पाई। So omega getting cancelled, what is the angular displacement of the particle? So यहाँ पर पाई बाई 2 से डिस्प्लेस होते हैं। ऑब्वियसली दिस इज द पोजीशन फॉर न्यू ए डैश, और ये यहाँ पर आ गया, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गया। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले पार्टिकल्स के थीटा डैश को चेक करें तो दैट इज अगेन मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी सेम इंटरवल ऑफ ए टाइम एंड इट इज ओमेगा इनटू पाई बाई 2 पाई। इट इज वंस अगेन पाई बाई 2, लेकिन ये पाई बाई 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया और इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन भी अब ये वाला हो गया एंड दिस इज द वी ए। नाउ सिंपल पार्ट, आपको क्या चाहिए? वी ए माइनस वी बी। वॉट इज द रिक्वायर्ड? वी ए माइनस वी बी। सिंपल, वी इक्वल टू वॉट? ओमेगा इंटू आर। आर के जगह पर ए पार्टिकल का रेडियस r1। ओके, नाउ वॉट इज द वी बी? This is minus omega and what is omega b? r। ओके, आइए डायरेक्शन की बात करते हैं। ये भी ये पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है? अगर इस तरफ के डायरेक्शंस को प्लस आई मान लिया जाए तो इस साइड के डायरेक्शंस को अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन माइनस आई हो जाएगा। तो वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई, और वो भी आई क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये ओमेगा r2 भी किस साइड जा रहा है? साइन कन्वेंशन में माइनस आई है। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा एंड दिस इज r2 माइनस r1 हो जाएगा और ये आई डायरेक्शन। सो दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल आंसर्स। और आप देख सकते हैं ये IIT JEE के क्वेश्चन है और यू गॉट द आंसर। सो चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दैट साइड। यस, देयर इज अनदर प्रॉब्लम्स। IIT JEE के ये भी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। So let us suppose this particle moves from a circular path from a point A and it reaches to a point B and it moves with a constant speed, and this speed as per the question 10 meter per second. This does not change, speed does not change without any angular accelerations. Okay,
Now, when it subtends an angle 60 degree at the center of a circle, what is the change in the magnitude of the velocity? What is the change in a magnitude of a velocity? What is this v, delta v? Or of course, this is the magnitude of the velocity. So what can we write this? Simple, v2 minus of v1, and of course its magnitude is required. Mind it, v2 and v1 are same and that is equal to 10 meter per second. How can we find this? आपको क्या निकालना? v2 minus of v1. Can you write this one? This delta v can be further written as v2 and this plus and this is minus of 1. So without any doubt we can write. Now minus of v1 means what? It moves along this direction. This is the minus of v1. आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ऑफ v1 डायरेक्शन, ये इस साइड चला जाता है, प्लस अगर अप है तो ये डाउन जाता है, और ये पहले से ही जा रहा है। अब अगर इन दोनों को जरा सा वेक्टर्स को जरा आगे ले जाइए तो ये दोनों वेक्टर्स यहाँ पर आपको कट करते हैं। सो दिस इज द सबटेंडेड एंगल। व्हाट इज दिस एंगल? आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक आ जाइए, ये एंगल 30 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, और इस एंगल में 180 के हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा? सब्ट्रैक्ट करता, दोनों का बाइफर्केट कीजिए, ये दोनों को इक्वली आपका बाइसेक्टर का काम करेगा, तो ये भी 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये 90 एंगल है, क्योंकि आपने टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों वेक्टर के बीच का सबटेंडेड एंगल कितना हो गया? दिस अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री, where v1 equal to v2 equal to 10 meter per second. And आपसे क्या पूछा गया? This is the magnitude as per the formula. क्या फॉर्मूला हो सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर दैट इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस 2 v2 v1 and cos included and of course under the square root. Now v2 is what? 10 का स्क्वायर minus minus it become plus 10 का square plus 2 10 into 10 and cos 1 to 20 that is a minus half and that is the under root. What is this? This is the change in velocity magnitude, that is the result. Now this is 2 cancel, 10 square ये part cancel, ये दोनों cancel, 10 that is 10 meter per second. So this is the answer that you can see from this. This is very simple question. Next. यस, देयर इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इजी के तौर पे कह सकते हैं। क्या कहता है? ए बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, यू कैन सी 0.5 मीटर ऑफ कोर्स। ओके, दिस स्ट्रिंग इज अटैच्ड विथ ए बॉल हुज मास इज अगेन 0.5 kg, दैट इज गिवन इन द बॉल। यस, मास, ये मास है जो 0.5 kg का है। अब क्या किया कि उसे लटकाने के बाद इसे सर्कल में घुमाते हैं। कैसे सर्कल में? हॉरिजॉन्टल सर्कल में अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस। कैसा शेप बनेगा? कोन टाइप का, जो मैंने आपको थ्योरी में डिस्कस कर रखा है। कैसा कोन बनता है? वो कोन बना लेगा ये, और ये सर्कल में मूव करने लगेगा। इट्स ओके। नाउ हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस मास? वन ग्रेविटी फोर्स दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वेरी सिंपल। अनदर आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स that is a m omega square r या mv square by r, what you can write it. And the third force will be the centripetal force, which is the tension force acting by the string towards the center of it, towards the इस point। आप देख सकते हैं point of suspension, ये क्या हो गया? point of suspension हो गया। अब बच्चे लोग ये सोचिए कि अगर इस मास को हम किसी स्ट्रिंग से नचा रहे हैं तो यहाँ पर एक आउटवर्ड फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा? ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब यहां से तो बहुत आसान बात हो गया, क्या हो गया? एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा। ये आउटवर्ड फोर्स कितना लगेगा बच्चे लोग? m ओमेगा स्क्वायर r। मैं इसे नोट कर लिया। r मीन्स व्हाट? ये लेंथ नहीं, ये वाला r। लेट अस कंसीडर दिस इज टू बी द r, तो m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा। नाउ इट इज अंडर बैलेंस्ड 3 डिफरेंट फोर्सेस। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मान लूँ, अब इसको रिजॉल्व कर दीजिए। किस दिशा में रिजॉल्व कीजिए? आप कोई भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ले लिया, ये y ले लिया और इसे x ले लिया, रिजॉल्व कर दीजिए।
ये थीटा है बच्चे, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और मैंने टेंशन टी माना तो ये कितना हो गया, टी कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। सो व्हाट इज टी कॉस थीटा, दिस इज एम जी। ये पूरा थीटा, ये थीटा, टी कॉस थीटा एम जी। नाउ व्हाट इज द टी साइन थीटा, टी साइन थीटा दैट इज द इनवर्ट फोर्स जो टेंशन का लगेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। Now it could be simplified by equation 1 and 2, rather because with the help of 2 also we can solve it. Why it is so? Tension is known to you. So this is 324. Sin theta, leave it. I will consider later. What is the mass? That is simple. Mass is equal to m equal to 5.5. Let's let it be 0.5. What is the omega square? That is the required. Okay. Now what is this r? R is equal to L sin theta. L sin theta. R could be written as L sin theta. So sin theta and sin theta, it is getting cancelled out. So what is the omega square? 324 divided by 0.5 into 0.5. So under that circumstances, what is the omega? 324.5 into 0.5 under root. This is 18. It is the radian per second, angular velocity. Tension is already given, so we have applied this tension. तो आपने देखा कि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये था कि इसको और इसको हमने इक्वेट किया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अगर मैं इसमें ये पूछता कि व्हाट इज़ द एंगल, यू कैन ऑल्सो फाइंड, हाउ कैन यू फाइंड, एंगल भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, क्या आप गेस कर लिए? बहुत आसान था, डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को। तो टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी। ओमेगा मालूम है, आर मालूम है, जी मालूम है, एंड ऑफ कोर्स थीटा यू कर पाए। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर भी आइए और क्वेश्चन पर आप देखिए। ये एकदम से डैमेजी क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन कहता है कि दिस इज द सर्कुलर ट्रैक। ये एक ट्रैक ले लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, उसमें ये आपका स्मूथ टर्न ले लिया है, यहाँ भी स्मूथ टर्न लिया, यहाँ भी स्मूथ टर्न लिया। इस पूरे स्मूथ टर्न में क्या कहता है कि दिस इज कांस्टेंट, ये जो हाइट है सबका बराबर, दिस डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस डज नॉट चेंज एज यू कैन सी इट। एंड पूछता है कि किस केस में नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। ये आपको बताना है कि इन विच केस नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम, ए बी सी डी एज पर द क्वेश्चन। आप अगर ए में आइए तो यहाँ पर ब्लॉक है, दे ऑल आर मूविंग विथ सेम स्पीड, ये भी क्वेश्चंस में है, दे ऑल आर मूविंग विथ सेम स्पीड एंड सेम मास। अंडर दैट सर्कमस्टांसेस इन विच केस द नॉर्मल रिएक्शन इज ए मैक्सिमम। अब आप आइए, ये एक सर्कुलर पाथ है, तो इसमें किस साइड लगेगा इसका रिएक्शन, रिएक्शंस आपका एंड नीचे की ओर लगेगा। और इसके चूंकि ये सर्कल में मूव किया है तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, और इसी ब्लॉक का ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है, एम जी। So can you equate it under the dynamic equations? Normal reaction plus mg mv square, यहाँ पर का जो वेलोसिटी होगा इसको अगर मैं v0 मान लूँ तो ये v0 हो गया डिवाइडेड बाई r। ये वेलोसिटी नहीं, ये वाला वेलोसिटी। अब ये बात है कि फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये चारों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। यहाँ पर ये पार्टिकल रहे, ये पार्टिकल रहे, ये सब का वेलोसिटी v0। क्यों आप गेस कर पा रहे हैं कि मैं किस आधार पर कहता हूं कि ऑल विल हैव द सेम वेलोसिटी? यस, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशंस ऑफ एनर्जी, जितना वेलोसिटी या लॉस करता हुआ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जाएगा उतना ही गेन पोटेंशियल एनर्जी करता है। तो लॉस इन ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इक्वल गेन इन ए पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर का वेलोसिटी सबका सेम होगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, तो दे विल हैव द सेम वेलोसिटी। इसलिए व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शंस? अब सिंपल होता हुआ एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस ऑफ एम जी। नाउ एम जी इज ए कॉन्स्टेंट है ना, ये एम वी कॉन्स्टेंट है और इसकी रेडियस आर। अगर इसको चेक कीजिए तो आर किस केस में सबसे मिनिमम है? फ्लैट होने का मतलब क्या हो रहा है? फ्लैट होने का मतलब हो गया रेडियस इज इंक्रीजिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, यही एक कर्व है जिसकी रेडियस मिनिमम है। सो आर इज इक्वल टू मिनिमम इन केस 1। तो इसका मतलब हो गया कि आर सबसे कम है किस केस में? ए केस में, वहाँ पर जो आपको दिया हुआ है
accordingly n will be maximum. तो n is maximum as r is minimum, and so option 1 seems to be the most accurate. Next, so here there is a very important question once again, लेकिन ये थोड़ा सा conceptual question है. कहता है कि there is a rod and this rod is rotated about a vertical axis in a horizontal plane. तो ये रॉड आपका रोटेट करता हुआ, ये कौन सा हो गया आपके पास? वर्टिकल एक्सिस हो गया. अब वर्टिकल एक्सिस के मानते हुए, पाइवोटल पॉइंट इसे मानते हुए, इसे मैं आपको यूं करके दिखा रहा हूं कि ये मूव करता होगा सर्किल में. सो दिस ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द सर्किल. यहां पर कहता है एक बीड लगा हुआ है, दिस इज द बीड. एक बीड होता है जो इसके ऊपर स्लिप कर सकता है. हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ म्यू, म्यू इक्वल टू व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी इट फ्रॉम देयर. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये किसके किसके बीच में है? बिटवीन बीड एंड द रॉड. ओके, लेट मान लिया m is the mass of a bead and this rod is rotating with a constant angular acceleration alpha. So alpha is the angular acceleration. ये भी क्या दिया हुआ? दिस इज अगेन गिवन. एंड l is the length of the rod. जहां तक बीड की पोजीशन है ये l is the rod. Okay, it moves with a constant angular accelerations alpha, angular acceleration, not tangential acceleration. And ये जो इस क्वेश्चंस का जो क्रक्स है ना, जो इनर स्पिरिट है जो इसमें, वो क्या है? इट इज ए ग्रेविटी फ्री है. सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो. सो नो ग्रेविटी फोर्स इज टू बी कंसिडर्ड बिकॉज वंस यू कंसिडर द ग्रेविटी फोर्स इट इज ए mg एंड सो g जीरो ग्रेविटी फोर्स. ओके, नाउ पूछता है कि कितना देर के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम, टाइम आपसे पूछता है, टाइम t कितना होगा when bead abouts to slip, bead is about to slip. ये जो स्लिप करेगा विथ रॉड, रॉड पर या ऑन रॉड, बेटर वर्ड, ऑन रॉड. टाइम निकालना है. चलिए अब इस पर मैं कैसे कैसे देखूं. अब अगर ये सर्कुलर मोशंस में घूम रहा होगा with a constant angular acceleration alpha, let us suppose initial angular velocity हमने कितना मान लिया? Let us suppose 0. So what is the angular velocity after a time t? So this is a omega naught plus alpha into t. So this is a alpha t because 0. So this is the angular velocity. जिस समय वो स्लिप करता है उस टाइम को t मान ले. अब ये तो आप अच्छी तरह समझ ही रहे होंगे ना कि ये फोर्स इस पर किधर लग रहा होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर. और ये किस तरह लगता हुआ? m ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज लेंथ, m ओमेगा स्क्वायर r की जगह पर ये लेंथ मान लिया. ये एक फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, अब इस फोर्स को काउंटर कौन कर रहा होगा? कोई तो होगा. ऐसा तो नहीं सवाल में दिया हुआ है कि ये तुरंत स्लिप करता हुआ, वो भी क्वेश्चन दे सकता था लेकिन इसमें नहीं है. तो देयर इज ए फ्रिक्शन फोर्स. प्रश्न ये उठता फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? ग्रेविटी फोर्स तो जीरो है, लगेगा. There is a normal reaction. What is the normal reaction? नॉर्मल रिएक्शन ये हो रहा है कि बीड को आगे कौन बढ़ा रहा है? वही तो नॉर्मल रिएक्शन है जो बीड को आगे बढ़ा रहा है. वो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? दिस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स. वो कितना फोर्स लगेगा? दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स. इस टेंजेंशियल फोर्स की बात आ गई. टेंजेंशियल फोर्स कैसे आ गया? जो स्लिप करता हुआ जा रहा होगा, जो उसको पुश करता हुआ होगा. टेंजेंट का मतलब हो गया इस दिशा में जो मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो टेंजेंट का फोर्स लगता होगा. सो व्हाट इज दिस टेंजेंट फोर्स? हम लोग सिंपल लिख सकते हैं. कितना हो सकता है? टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. कौन सा एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. मास को रहने दीजिए, एक सिंपल सी बात हो गई. नाउ व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? एंगुलर एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू द लेंथ, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. और मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स, और यही तो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है.
नाउ व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, एंड दैट टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल, तो म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन। अब एन के जगह पर तो आपके पास मालूम हो चुका एम अल्फा एल, और म्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, तो म्यू एम अल्फा एल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर की ओर, सरफेस से रगड़ खाएगा और इसे अंदर की ओर खींचेगा। शुरू में ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा म्यू एम अल्फा एल, लेकिन हम जानते हैं कि वो वाला फोर्स कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल एम। व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा यहाँ से ले लीजिए, तो दिस इज अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर और एल। शुरू में क्या होगा, व्हेन टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो ये फोर्स जीरो है, इसका मतलब है इनर फोर्स आपका ज़्यादा है। लेकिन एज टाइम इंक्रीजेज आप देख सकते हैं दिस इज टी, और टी आपका इन्फिनाइटली इंक्रीज कर सकता है एज टाइम इंक्रीजेज, तो ये फोर्स कभी ना कभी इस फोर्स के बराबर हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद ज़्यादा होगा तो वो स्लिप भी करेगा। तो किस स्टेज में स्लिप करेगा, एम अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर एल, ये जो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है फ्रिक्शन के लिमिटिंग क्रॉस कर जाएगा, या इट इज अबाउट टू क्रॉस, तो उस पोजिशन पर ले लीजिए फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या कहता है, एम अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर एल, ये कौन सा फोर्स हो गया बच्चे लोग, आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स that is a pulling bead outward away from the center, and this is being countered by this much of force mu m alpha l। कुछ कैंसिल हो गया, मास बिकम्स इंडिपेंडेंट, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मास से इंडिपेंडेंट हो गया, और क्या हो गया, यस लेंथ से भी इंडिपेंडेंट हो गया, वेरी फाइन। अल्फा का एक पार्ट इंडिपेंडेंट हो जाए हुआ, सो व्हाट इज टी, वेरी सिंपल, म्यू डिवाइडेड बाय दिस अल्फा एंड अंडर रूट, सो दिस इज योर आंसर। एट दिस टाइम और ग्रेटर देन और इक्वल टू इट स्लिप्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास है। क्या कहता है, ए कार इज टेकिंग ए टर्न ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ ए बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ इट सीलिंग। अब आप जैसे ही सर्कुलर पाथ में लेते हैं, तो आप जैसे बैठे रहते हैं, तो आपने क्या कभी नोट किया है कि आप अवे फेंकाते हैं टर्न के, आप सेंटर ऑफ द सर्किल से अवे फेंकाते हैं। यही हाल तो बॉल का भी होगा ना, बॉल भी क्या होगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल से अवे फेंकाने लगेगा। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स आ जाएगा, एक बॉल का अपना ग्रेविटी फोर्स आ जाएगा, एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर ये हो सकता है, और तीसरा जो बॉब को सेंटर से खींच के रखेगा फ्रॉम टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दैट इज कॉल्ड टेंशन। सो देयर इज ए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है कि एक बॉल को जो सस्पेंड किया गया, ये बॉल की पोजीशन यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, दिस इज द एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, लेंथ। नाउ दिस इज द टेंशन, और ये आपने देखा होगा कि ये अपने सर्कुलर पाथ पर ये घूम जाएगा ऐसे, ये अपनी बात। अब वो जिस सर्किल में घूम रहा है उसके रेडियस आ गया, ये आपके सर्किल के रेडियस पर आ जाएगा। अब ये उसके रेडियस के अनुसार अगर मान लें कि दिस इज द सर्कुल पाथ ऑफ रोड, और रोड का ये सर्कुलर पाथ, तो अब यहां पर एक कौन सा फोर्स लगेगा बच्चे लोग, दिस इज द ग्रेविटी फोर्स। ओके, आपसे पूछता है व्हाट इज द एंगल सो फॉर्म्ड बाय द स्ट्रिंग फ्रॉम द वर्टिकल, ये लाइन क्या हो गया, वर्टिकल। इस वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है, फॉर द क्वेश्चन। क्या कैसे बनाएंगे हम लोग, वेरी सिंपल, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया, बॉल क्या आ गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आप लगाइए ना ये वाला फॉर्मूला, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये टेंशन के कंपोनेंट टी कॉस थीटा, सो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट जो अंदर की ओर चला जाएगा, दिस इज टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर 1 and 2 को डिवाइड कर दें तो व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। ओके, नाउ वी 10 into 10, very simple, r 10 and this is 10, so obviously it is 1, so theta equal to 45 degree. So this is the answer, you can just check it. जरा से इस क्वेश्चन को भी गौर कीजिएगा, क्या कहता है कि ये सिंपल पेंडुलम है,
उस क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हैं ये सिंपल पेंडुलम है, ये ऑसिलेट करता है। अब जो इसकी एंगुलर ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है दिस इज +5 और ये -5 है, तो दिस इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। मतलब ये जो बॉल है, जो सस्पेंशन बॉल है जो आप ऑसिलेट कर रहा है, ये बॉल की पोजीशन एक्सट्रीम इन है, यहाँ पर एक्सट्रीम इन है। ऑब्वियसली इस पोजीशन पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन कहता है नहीं, आपके उस पोजीशन पर टेंशन कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, इसकी जानकारी देना है। और ये पोजीशन क्या है, दिस इज थीटा, एंड ऑब्वियसली दिस थीटा की जो मैग्नीट्यूड है लेस देन 5 की मैग्नीट्यूड से कम है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये मोशन में है, और मोशन का डायरेक्शन किधर है, दिस इज द मोशन। अब अगर बात करें ग्रेविटी की फोर्स की, कौन कौन सी फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियसली एक फोर्स तो ये लग रहा होगा mg, और ये थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना बचे लगेगा, mg साइन थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा, और ये हो जाएगा उसका टेंशन, और ये वेलोसिटी भी हो गया। अब क्या आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है विथ वेलोसिटी भी, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लिखते हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू T माइनस mg cos थीटा इन द डायरेक्शंस ऑफ स्ट्रिंग नेट फोर्स, एंड दिस इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट सर्कुलर वेलोसिटी पर भी है, इसलिए आउटवर्ड फोर्स कितना लगेगा, mv² बाई, अगर इसकी रेडियस को r, ये लेंथ l दिया हुआ है, लेंथ को l मान लीजिए। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये टेंशन आ गया, मतलब ये हो गया कि टेंशन इज नेवर इक्वल टू mg cos थीटा, बल्कि टेंशन इज ग्रेटर देन mg cos थीटा। ये कॉन्सेप्ट हो गया मेरे पास, और उसके हिसाब से आंसर भी देख सकते हैं, दिस पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट ये हो गया कि ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा करेक्ट है। तो पूछता है कि व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्या होगा, व्हाट इज द ए टेंजेंशियल, इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। क्या नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो, ए टेंजेंशियल, भैया टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में along the tangent of the circuit, तो टेंजेंशियल फोर्स Ft इक्वल टू दिस इज mg एंड साइन थीटा उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। नाउ Ft कैन बी रिटेन एट मास इनटू एक्सीलरेशन m इनटू g एंड दिस इज साइन थीटा, मास से मास कैंसिल, सो व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, a साइन थीटा। तो क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो इट ऑलवेज वेरीज फ्रॉम थीटा। कितना मैक्सिमम हो सकता है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90, अगर ये इस पोजीशन पर रहता, थीटा 90 होता, तो a हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू g, और टेंजेंशियल पोजीशन की कहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी, व्हेन थीटा बिकम 0। अगर यहाँ पर पूछेगा, बच्चे लोग पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा ए टेंजेंशियल यहाँ पर क्या है, तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, एज द थीटा बिकम्स टू बी द 0, और मैक्सिमम कहाँ पर होगा आपको मैं बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है जो IIT JEE के उस समय का क्वेश्चन हुआ करता था, जबकि ये लॉन्ग क्वेश्चन की प्रचलन हुआ करती थी। क्वेश्चन काफ़ी लंबा, इसमें कई बीट्स हैं, कई पार्ट्स हैं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है, कारण आपका कॉन्सेप्ट सही है कि अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल आंसर करेक्ट वाले आते हैं, तो इसमें आपका एक फ़ायदा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन जाता है। जब आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ती है, वो भी IIT JEE जैसे डीप थॉट्स प्रॉब्लम्स के, तो आपकी कॉन्सेप्ट जो पहले से आपने तैयार कर रखा है उसमें अच्छे ढंग से पॉलिश हो जाता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कभी आप इग्नोर नहीं कीजिए। ये रहा क्वेश्चन, क्या कहता है, एक बड़ा सा टर्न टेबल है, ध्यान से देखिए, दिस इज द टर्न टेबल। टर्न टेबल का मतलब है कि इसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं, एंड द टर्न टेबल रोटेट्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। ठीक हो गया। Along its diameter there is a string and two masses are connected। कहता है यहाँ पर एक मासेस को M1 को दे दिया गया कनेक्शन, और इस जगह पर एक M2 को दे दिया गया मासेस, और दोनों का लेंथ है, यहाँ से इस लेंथ को अगर हम लोग R1 मान लें और इस लेंथ को अगर R2 मान लें, ये सेंटर O ले लें, तो यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी R1 R2 है, तो इट इज ए गिवन R1 plus R2 equal to 0.3 मीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
लेकिन इस पोजीशन पर अभी जो एडजस्टमेंट है R1 इक्वल टू 0.124 मीटर है R1 का आगे। ऑब्वियसली मैं अब R2 की भी डिस्टेंस आराम से निकाल लूंगा, जो कैलकुलेशन में मैं कर लूंगा। M1 मास है, M2 मास है, लेकिन ये टर्न टेबल जो ब्लॉक्स रखा गया है ये एक रफ सरफेस पर है, म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या कहता है बच्चे को कि ये जो ब्लॉक M1 है ना वो टर्न टेबल के फ्रिक्शनल जोन में रखा गया है, और यहाँ पर जो ब्लॉक रखा गया है दिस इज स्मूथ, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। नाउ दिस इज रोटेटेड विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये वैल्यू दिया हुआ है, कहता है कि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है जो कि एक दिया हुआ है, इससे रोटेट करता है। ठीक आ गया। तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि इसके रोटेशन करने पर टेंडेंसी क्या होगा, ये फोर्स इस साइड लगेगा। देखिएगा ध्यान से, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये फोर्स क्या है, m ओमेगा स्क्वायर, m की जगह पर m1 कीजिए, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और ये इसकी रेडियस r1 है। ये फोर्स आउटवर्ड लगेगा f1, ये फोर्स एक बाहर भी लगेगा m ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज r2। ठीक आ गया। अब ऐसा कहता है इस क्वेश्चन में, आप पढ़िएगा कि द ब्लॉक्स आर विथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल, टेबल के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये फोर्स और क्या ये फोर्स दोनों बराबर है? नहीं, वो वैल्यूज को तो पुट करेंगे ना, क्योंकि m1 और m2 इज ऑल्सो गिवन। m1 इक्वल टू 5 kg दिया हुआ, आप देख सकते हैं, और m2 इक्वल टू 10 kg, ये सब कुछ दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इन सब वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो दोनों फोर्स बराबर नहीं है, तो ब्लॉक किस ओर जाने लगेगा, ब्लॉक की टेंडेंसी को आप चेक कीजिएगा तो ब्लॉक इस ओर जा रहा है, ये फोर्स ज़्यादा हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। अब अगर ये फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, इस ओर जाने का। लेकिन इसको बचाएगा कौन, टेंशन। क्या सिर्फ एक ही टेंशन बचाएगा, टेंशन सेम है क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है? नहीं, इसको एक और फोर्स बचाएगा। वह कौन सा फोर्स बचाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग स्टेज की बात नहीं करते हैं क्योंकि हमने तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है, इसलिए वह एक फ्रिक्शनल फोर्स अपने एक खास सेल्फ एडजस्ट करता हुआ ये आ जाएगा। नाउ दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। तो अब जरा से इस पर फोर्स लगाइए, तो ये कितना फोर्स लग रहा होगा इस साइड, यहाँ का फोर्स लग रहा है m1 ओमेगा स्क्वायर r1। ये किसके किसके बराबर हो जाएगा, तो दिस मस्ट बी T प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वेशन 1। ये इक्विलिब्रियम में है विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, टेबल के रिस्पेक्ट में। ये भी इक्विलिब्रियम में है विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, m2 ओमेगा स्क्वायर r2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू टेंशन एंड देयर इज ए नो फ्रिक्शनल। यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है, 0 है। अब अगर इसकी वैल्यूज को इसमें पुट कर दे तो f की वैल्यू तो आपके पास आ गया। तो f की वैल्यू कितना हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, ये -t और -t में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, m1 ओमेगा स्क्वायर r1 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर r2। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द सेल्फ एडजस्टेड फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है इस पर भी जरा मैं आपको गौर कर लूँ। ओमेगा की वैल्यू है 10 रेडियन पर सेकेंड एज पर द क्वेश्चन। मास में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हैवी मास है ताकि इसकी फोर्स को मैंने ज़्यादा किया था, ये मास। इससे आप ओमेगा मालूम है, m1 मालूम है, r1 मालूम है, r2 इज ऑल्सो। r2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज वेरी सिंपल, 0.3 माइनस 0.124, दैट इज 0.1, 0.3, 0.124, 6, 7, 0.176। तो दिस इज अगेन 0.176 मीटर्स में है। इनकी वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दीजिए, यू सर्टेनली गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। मैं कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है, ओमेगा मालूम है आपके, r1 r2 और m1 m2 भी है। सेकंड पार्ट क्या पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज ओमेगा मिनिमम सो दैट बोथ द ब्लॉक्स, सो दैट बोथ ब्लॉक्स, दोनों के दोनों ब्लॉक्स इज अबाउट टू मूव, अबाउट टू स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। टेबल के रिस्पेक्ट में
ये स्लिप करने वाला। क्या मतलब हो गया? अब गेस कीजिए तो क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये फोर्स की वैल्यू ओमेगा ज़्यादा होगा तो ये फोर्स क्या करेगा? ज़्यादा हो गया। F1 इज सर्टेनली ग्रेटर देन F2 प्लस किसके? वो फ्रिक्शन के भी, या कह लीजिए कि ये दोनों बराबर आ गया। तो F1 प्लस F2 प्लस F, तो ये जब बराबर आने लगेगा, ये फोर्स लगातार बढ़ने लगेगा ओमेगा के कारण, तो फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग स्टेज में आ जाएगा। गेस करते हैं ना? क्योंकि ये दबाव में आ गया ना, ये ब्लॉक क्या आ गया? दबाव, ये इसको इधर एक ज़्यादा जोर से खींच रहा है। इसकी बेचारे की एक कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी के बाद क्या होगा? ये दोनों के दोनों ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू टेबल लेफ्ट साइड चलने लगेगा। तो इसका मतलब है दिस रीचेस टू द लिमिटिंग। लिमिटिंग क्या हो जाएगा? म्यू एन, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? M1 इंटू जी, चूंकि ये M1 की वैल्यू, म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके लिए। एंड ये इस साइड क्या हो जाएगा बच्चे लोग? सेम M1 ओमेगा स्क्वायर R1 माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर R2। आपके पास क्या पूछा था? ओमेगा ही तो पूछ रहा था। तो व्हाट इज द ओमेगा? एंड दैट इज मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू म्यू M1G डिवाइडेड बाई M1 R1 माइनस M2 R2, और इसका जरा स्क्वायर रूट कर, इनकी वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिएगा। क्योंकि मैं तो आपको बार बार बताता हूँ कि म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ? 0.5 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन में 0.5 दिया हुआ है। इसकी वैल्यूज़ को पुट करके आप मिनिमम निकाल लेंगे। ये मिनिमम उस ओमेगा से ज़्यादा है जो 10 रेडियन पर सेकेंड होगा, क्योंकि यहाँ पर वो एडजस्ट किया था और अब स्लिप करके फेल करेगा। और तीसरा आपसे एक पार्ट पूछता है इसी क्वेश्चंस में बच्चे लोग कि भैया आपको ये एडजस्ट कर दीजिए R1 R2 सो दैट देयर इज ए नो फ्रिक्शनल फोर्स। तो तीसरा पार्ट क्या कहता है यहाँ पर कि फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2? दोनों की वैल्यू, R1 को निकालिएगा एंड R2 को निकालिएगा। तो ये तो अपने आप में एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? खुद कहता है कि आप R1 और R2 को एडजस्ट कीजिए, ऐसा एडजस्ट कीजिए कि ये दोनों ही F1 और F2 खुद ही बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो F एडजस्ट करके खुद जीरो हो जाएगा, ये लगेगा ही नहीं। तो इसमें क्या कहता है कि F को जीरो होने के लिए कौन सा कंडीशन होना पड़ेगा? F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। तो जिस समय F1 और F2 बराबर हो जाएगा, इस समय ये वाला क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा और ये दोनों इक्वेट हो जाएगा। इसके इक्वेशन से क्या हो जाएगा? ये दोनों को F को जीरो कर दीजिए और उस साइड क्या हो गया? M1 ओमेगा स्क्वायर R1 माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर R2 हो गया ना बच्चे लोग? अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर तो कट गया ना, चूंकि ये जीरो है, और इसका मतलब क्या हो गया? R1 बाई R2 इक्वल टू M2 बाई M1। ठीक है, इसका मतलब 10/2। M1 10 kg है और ये 5 kg है। इसका मतलब क्या हो गया? 2। M2 कितना kg है? 5। या थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आता हुआ, M2 की वैल्यू है आपके पास 5 है, तो 5/10 कर देते, बेटर हो गया। 1/2 आ गया, क्या फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए व्हाट इज R2? 2R1 है ना। और आपके पास R1 प्लस R2 कितना दिया हुआ? 0.3। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो R1 इक्वल टू 0.1 मीटर एंड दिस R2 इक्वल टू 0.2 मीटर। और इस तरह से तीनों पार्ट क्वेश्चन को खत्म हो गया। और ये एक बड़ा क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया। पहले इस टर्न टेबल को एक फिक्स पोजीशन R1 एंड R2 पर रखा गया और तब आपसे पूछा गया कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, आपने इक्वेट कर दिया। दूसरा बार इसमें क्या कहा कि अब आपको ये बताइए कि कितने मैक्सिमम मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी दें कि व्हेन इट इज अबाउट टू स्लिप, मतलब F लिमिटिंग पहुंच जाए। तो F लिमिटिंग की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर दे रखा। और तीसरा बात में पूछता है कि इन दोनों ब्लॉक की पोजीशन को सेल्फ एडजस्ट आप खुद कीजिए ताकि देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। और वो फ्रिक्शनल फोर्स कब नहीं लगेगा? जब दोनों तरफ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तब उसका रोल ही कहाँ पर आएगा? फ्रिक्शन फोर्स तो तभी आएगा ना जब नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आइए आप लोग इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस पे क्या कहता है कि ये एक बॉल है जिसे आप रोटेट करते हैं विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो ए बॉल इज रोटेटेड विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो नाउ देयर इज ए ब्लॉक विच इज ए केप्ट ऑन द स्मूथ इनर सरफेस और ये रोटेट करता है एंड इट कीप्स एट दिस पोजीशन दैट इज एट ए हाइट h। और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी आ जाता है। मतलब क्या हो गया? हालांकि अंदर के सरफेस क्या स्मूथ है, रुक जाएगा तो स्लिप कर जाएगा,
लेकिन ये अगर इक्विलिब्रियम में आता है तो एक कारण से आता है। क्यों कारण से आता है आप ये चेक कर ही लिए होंगे कि एक फोर्स बाहर की ओर लगेगा, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस को आर मान लें तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, इसकी कैपिटल रेडियस आर दिया हुआ है और ये एंगल थीटा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एक दूसरा फोर्स बोलिए कौन सा लगेगा, गेस कर लिया? यस, दिस इज द ग्रेविटी फोर्स। चूंकि यहाँ पर ग्रेविटी को जीरो नहीं लिया गया है, वो उस केस की मैंने बात किया था जहाँ पर ग्रेविटी फोर्स बीड वाला का था। और तीसरा फोर्स किधर लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो इसके सेंटर से जरूर पास करेगा स्फीयर के, दिस इज द टेंजेंट। और ये याद रखिएगा, ये टेंजेंट हो गया आपके पास। ये आपके पास 3 डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग और मैंने इस डायरेक्शन को एन लिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड दिस एच, दैट इज इस रेफरेंस मान लें तो इस रेफरेंस की वैल्यूज को एच यहाँ पर 0 है और ये वैल्यूज एच है। तो एच क्या हो गया, बीड हाइट, ये ब्लॉक हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ब्लॉक हाइट फ्रॉम बेस ऑफ द बॉल, बॉल के बेस से एच हाइट पर। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड ओमेगा की बताइए। मास दिया हुआ 10⁻² kg, आर दिया हुआ 0.1। चलिए क्या रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, यहाँ तो बहुत सिंपल सी बात होती है ना। ये थीटा है बच्चे लोग, तो ये एंगल कितना हो गया, गेस कर लिए, ये थीटा तो ये थीटा। सो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट इधर क्या हो गया, दैट इज एन कॉस थीटा, एंड दिस एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी, डाउनवर्ड फोर्स। नाउ एन साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये भी अपने आप में बहुत आसान हो जाएगा। एन कंपोनेंट इस साइड थीटा 90 माइनस थीटा, सो एन साइन थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखिएगा तो आर इक्वल टू आर साइन थीटा, इसके जगह पर आप पुट कर सकते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा, एक थीटा थीटा तो कैंसिल हो गया साइन का ये वाला पोर्शन। नाउ डिवाइड दीज टू, इससे मेरे पास एक वैल्यूज आ जाएगा, इसको और इसको डिवाइड कीजिए तो आपके पास क्या आ गया, 1/cos थीटा डिवाइड। इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो मास तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बाई जी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। व्हाट इज द कॉस ऑफ थीटा, बेस, बेस के लिए ये वाला चाहिए, ये कितना हो जाएगा, आर माइनस एच, ठीक है, एंड हाइपोटेनस दैट इज आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई आर माइनस एच, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। आप देख सकते हैं दिस आर और दिस आर, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपको ओमेगा ही तो चाहिए। सो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, ऑलरेडी आपने पा लिया, जी आर माइनस एच। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड एच इस कन्वेंशनल क्वेश्चन में। सो ओके, नाउ अब आपसे सेकंड पार्ट पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ओमेगा, ओमेगा का कितना वैल्यू हो सच दैट एच हैज ए नॉन जीरो वैल्यू। एच का वैल्यू होना चाहिए नॉन जीरो, मतलब इट मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब कुछ ऊपर उठा रहेगा। ये बॉल कहाँ पर, यहाँ पर नहीं आया, ये ऊपर उठा रहने के लिए ओमेगा का कुछ भी, ये नहीं कि कितना, कुछ भी ओमेगा का कितना वेलोसिटी होगा, उसके लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और आर माइनस एच इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, जी बाई ओमेगा स्क्वायर। इसलिए ओमेगा का कितना वैल्यू उसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक बार आ जाइए, तो जी बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एच, ऐसे करके लिखिए, इसको रीअरेंज कर दिए। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एच का वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में दिया नॉन जीरो, तो नॉन जीरो एच का वैल्यू को होना चाहिए। अब इस एच के वैल्यूज को नॉन जीरो होने के लिए आर का वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन एच। आप सोचिए, फिर से सोचिए, अगर आर का वैल्यू एच से लेस हुआ तो ये वैल्यू तो आपके पास आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कहता है कि ओमेगा का कितना वैल्यू हो कि ये वैल्यू जीरो आ जाए, तो इससे मतलब हो गया कि आर माइनस एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, या हम लोग इसको ऐसे करते हैं थोड़ा सा एक बार और, चलिए एच इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस जी बाई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आ जाइए। अब ज़्यादा अच्छा मैं इक्वेट कर पाऊंगा। कहने का सेंस ये कहता है कि h की वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, r से स्मॉल होना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि व्हेन r इज ए ग्रेटर देन g बाई ओमेगा स्क्वायर, h मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब बहुत आसान सा लैंग्वेज है कि फॉर
एच टू बी ग्रेटर देन जीरो, इसको जीरो होने के लिए आर मस्ट बी ग्रेटर देन जी बाई ओमेगा स्क्वायर। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको इसको इस साइड कर दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर आर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, इसलिए ओमेगा स्क्वायर क्या होना चाहिए, शुड बी जी बाई आर, सो ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन अंडर रूट जी बाई आर। ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब इससे आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, जी की वैल्यू आपके पास क्या है, ऑलरेडी आप जानते हैं 9.8 या 10 आप रफली ले सकते हैं, और आर की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 0.1 मीटर, एंड दिस इज द अंडर रूट, सो दिस इज द मिनिमम। अगर मिनिमम लेते हैं तो इक्वेट करके इक्वल टू में आ जाइए, दिस इज इक्वल टू 9 पॉइंट लगभग आ जाएगा, 9 के करीब आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, रफली है 1/10 100 आ जाएगा, मतलब 98 100 के करीब, तो फिर 9.9 हम रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी फॉर दिस केस। इस एंगुलर वेलोसिटी पर रोटेट करेंगे तो h कुछ ऊपर ही उठा रहेगा, और कितना एग्जैक्ट उठा रहेगा तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज को ओमेगा को पुट कीजिए और h की वैल्यूज को चेक कीजिए। नेक्स्ट इसमें एक बात और भी पूछता है, अब ये पूछता है इस पर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा सा एरर से लिया गया है, क्या कहता है इस पर ध्यान दीजिए, R is to be measured very accurately. Okay. Omega is to be measured again very accurately. तो कहता है H एरर अलाउड आपके पास कितना है, जो मिनिमम मेजरमेंट H की कर सकते हैं, दैट वैल्यू इज ऑल्सो नोन टू यू 10 to the power -4 वैल्यू। सो मिनिमम मेजरमेंट की जो H की वैल्यू है पर द क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू 10 to the power -4 मीटर। सो दिस मच ऑफ एच आपके पास, ये आप डेल्टा एच कह सकते हैं कि दिस मच ऑफ एरर इज ए पॉसिबल इन द मेजरमेंट ऑफ हाइट एच फ्रॉम इट्स पॉइंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर। अब ये कहता है बच्चे लोग कि व्हाट इज द परसेंटेज नहीं, व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, जी में कितना एरर की मेजरमेंट आ सकती है, इसको मैं यूं समझाता हूँ। आपके पास निकालना क्या है, व्हाट इज डेल्टा जी, ये निकालना है एक्यूरेटली। व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम दिस, इसमें क्या क्या एक्यूरेटली मेजर किया गया है, आर इज टू बी मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, ओमेगा इज टू बी मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, और एच के मेजरमेंट में अलाउड कितना है 10 का पावर -4 मीटर। अब आप आ जाइए, आप इसका डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा एच, ओके, जो आपको दिया हुआ आर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, जी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा जी, और ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर। इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट इज द डेल्टा जी का साइन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, दिस इज द ओमेगा स्क्वायर एंड डेल्टा एच। ओमेगा स्क्वायर तो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ, ओमेगा का वैल्यू कितना है 9.9, ऑलमोस्ट 10 ले ले तो ये कितना मेरे पास आ जाएगा 100 के करीब हम कह सकते हैं। ऑफकोर्स 100 से थोड़ा सा कम है, 9.9 ही ले लीजिए, 9.99 ले लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। चलिए मैं इसकी वैल्यूज के, एंड व्हाट इज एच, दिस इज अगेन 10 का पावर -4। सो व्हाट इज द मेजरमेंट कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग 10 का पावर -3, इसको 10 मान लें तो ये कटेगा 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट आंसर। ऑफकोर्स इट इज अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन से ऑलमोस्ट 0.1 का डिफर करता हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT मेंस की 2018 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या दिया गया है कि ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज ए गिवन, and this is the equation for potential energy. Potential energy U is equal to -k, that is a constant, 2 constant r square, r is the, you can assume r to be the radius of a circle. अगर r का रेडियस मान लिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा उसके रेडियस से। तो व्हाट इज कहता है इस पूरे प्रोसेस में कि इफ a इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग मास जो सर्कुलर पाथ पर घूमता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो दिया हुआ है, तो टोटल एनर्जी आपको निकालना, पहली क्या बात हो गया कि भैया ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, चलो ये तो बढ़िया बात हो गया। इस पाथ में घूमने के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ, और आपको पूछ रहा है व्हाट इज टोटल एनर्जी। बहुत अच्छे तरह से लोग जानता है टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
सो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, क्या क्या हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपके पास वेलोसिटी mv² आप निकाल लेते हैं तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? आप यह गेस कीजिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ m और v² की जरूरत है। चलिए मैं इस पर जरा सा देखता हूँ यहाँ तक मैं कैसे पहुँच पाता हूँ। ये बहुत आसान बात है। आप अच्छी तरह जानते होंगे अंदर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और ये कितना के बराबर हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² और इसकी रेडियस a है तो a हो जाएगा। सो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड? कितना हो जाएगा? सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू mv²/a। यहाँ तक की बात हो गई। अब आइए, इस जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ये कंजर्वेटिव है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। सो व्हाट इज दिस कंजर्वेटिव फोर्स? इज नथिंग बट du डिवाइडेड बाई dr। दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या हो गया? सर्कुलर फोर्स में दिस इज नथिंग बट सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर इनवर्ड फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको कह सकते हैं, इनवर्ड फोर्स, दैट इज Fc, सिंपल। अब इसको डिफ्रेंशिएट बच्चे करें, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। डिफ्रेंशिएशन k/2r बाहर आ जाएगा, k/2 और r का पावर -2 विथ रिस्पेक्ट टू dr हो जाएगा। इसको करें तो -k/2 इंटू -2 इंटू r का पावर -2 -1 -3, ये माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल प्लस, तो k विथ नेगेटिव ये एक माइनस आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक मिनट -2 इंटू -2 आ गया k। और अच्छा एक फार्मूला का भी तो k है, तो ये भी k आ गया। अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस में आ गया k/r³। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है? k/2r³, तो k/2 मैंने बाहर कर लिया, r की पावर -2, तो -2 इंटू -2 -1 -3, -2 से माइनस यहाँ पर आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, ये वाला फॉर्मूला का माइनस आ गया, ये माइनस हमारा मल्टीप्लाई किया -3, दैट इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स बराबर कितना आ गया? -k/r³। दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम लोगों के पास क्या करना है कि मैं सोचता हूँ कि इसको कैसे किया जा सकता है। अब आपकी एक बात क्या कीजिए कि इसको मैच कीजिए। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? mv² डिवाइडेड बाई, अगर रेडियस r है तो r, दिस इज इक्वल टू k/r³। मैग्नीट्यूड सिर्फ ले लीजिए। यहाँ से ये वैल्यू r से r कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? r²। अब आपके पास क्या आ जाएगा? रेडियस में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, तो mv², रेडियस a दिया हुआ है तो इसको a² कर दीजिएगा। अब आपको चाहिए क्या चाहिए था वहाँ से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv² चाहिए था, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv² आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा? k/2a²। सो दिस इज द काइनेटिक। ये k क्या हो गया? वो तो कांस्टेंट है। ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? प्लस k/2a², ये वैल्यू आता है, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -k/2a²। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी बच्चे लोग कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आपके पास है प्लस k/2a² एंड पोटेंशियल एनर्जी -k/2। अब ये r को आप a में कन्वर्ट कर दीजिए, रेडियस में, तो a² हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया एंड दिस इज 0। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप देख सकते हैं ये भी एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है, एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। IDJs में इसमें आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए जानबूझकर ये क्वेश्चन सेट किया जाता है। मैं भी वही किया हूँ और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इस पर डिस्कशंस भी होगा। क्या कहता है कि दिस इज ए वर्टिकल सर्कल, ठीक हो गया। ओ इज ए पॉइंट वेयर ए स्प्रिंग इज ए फिक्स्ड, और ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 3r/4, वेयर व्हाट इज r? ऑब्वियसली r इज द रेडियस, ये आप देख सकते हैं r रेडियस हो गया। इसकी नेचुरल लेंथ क्या है? नेचुरल लेंथ का तात्पर्य क्या होता है? उस समय स्प्रिंग में किसी भी तरह का स्प्रिंग फोर्स नहीं लगता होगा, क्योंकि उसकी डिफॉर्मेशन उस स्टेज में x की वैल्यू, डिफॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगता होगा। इस मास ऑफ द रिंग है, ये मास है m एंड द स्प्रिंग इज ए मासलेस। ये स्प्रिंग की मास क्या है?
स्प्रिंग मास इज इक्वल टू 0, मासलेस है। लेकिन ये तुम्हारे पास क्या दिया हुआ, ये एक रिंग है और रिंग की मास कितना दिया हुआ, दिस मास है जे m। कहता है एट एनी टाइम और एट एनी स्टेज ये वाला रिंग का पोर्शन फिक्स है और इसके दूसरे एंड पर एक मास जो रिंग को अटैच किया हुआ, और ये किस पर मूव करेगा, ये सर्कल पर ही मूव कर सकता है। नाउ व्हाट इज द पोजीशन, ये r है और ये r है, ये देख सकते हैं, ये खींचा हुआ हो जाएगा। कैसे खींचा हुआ हो जाएगा, अगर ये लेंथ r है और ये r है तो आइसोसीलस ट्रायंगल के मुताबिक ये दोनों एंगल बराबर, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60, क्योंकि तीनों मिला के 120 डिग्री 180 डिग्री आना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये लेंथ भी कितना हो गया बच्चे लोग, r हो गया। कहाँ से कहाँ तक, O से लेके P तक, O से P तक का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r। तो क्या अब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है या खिंचाया हुआ है, नेचुरल लेंथ कितना है, नेचुरल लेंथ दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ r। इसका क्या मतलब हो गया कि ये स्प्रिंग जो है आपका अपने नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड किया हुआ है। कितना एक्सटेंड किया हुआ है, सो अगर x को मान लें एक्सटेंशन तो r माइनस 3/4/r, इसका मतलब हो गया 1/4 ऑफ r दैट इज r/4। x क्या हो गया, दिस इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब इनलार्जमेंट ऑफ स्प्रिंग। अब क्या होगा, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हो गया, इसी फिगर में ड्रॉ करूं, ज़्यादा से अच्छा से आप समझेंगे। ये देखिए एक फोर्स लग रहा होगा, ये इस फोर्स का नाम मैंने F1 दिया, F1 इज द स्प्रिंग फोर्स। और ये बताइए स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, दैट इज ए K इंटू एक्स। K की वैल्यू mg/4 उठा लीजिए, K की वैल्यू खुद दिया हुआ, सॉरी mg/r। अब x की वैल्यू कितना है, r/4। इसका मतलब क्या हो गया, mg/4, r कैंसिल हो जाएगा, mg/4। ये कौन सा फोर्स लगा, स्प्रिंग फोर्स किधर खींच रहा है, टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग, यहां पर खींच रहा है। एक दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, mg ग्रेविटी फोर्स, तो ये किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। और एक किधर लगेगा, हमेशा जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट से इधर खींचता हुआ नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन और ये आपका टेंजेंट हो गया। इसको आप x डायरेक्शन मान लीजिए बेटर, और इस डायरेक्शन को आप बेटर ट्रीट कीजिए y डायरेक्शन। आप बढ़िया से समझिएगा क्वेश्चन को। ये क्या हो गया, टेंजेंशियल हो गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। और ये वाला कौन सा हो गया, नॉर्मल डायरेक्शन। हमने इसको फ्री बॉडी डायग्राम, तीन फोर्स कौन कौन लगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द आपका सर्कल के बेस से लगा जो कि उसके सेंटर से पास करता हुआ, एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, और तीसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स जो अंदर की ओर खींच रहा है इस कनेक्शन पर। 3 डिफरेंट फोर्सेस आ गया। अब आपका ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। दूसरा पूछता व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टेंजेंशियल, यही इसका क्रक्स है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। मतलब क्या हो गया, टेंजेंट्स की दिशा में लगने वाले सभी फोर्स के आप एक साथ आ जाइए। कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा टेंजेंशियल डायरेक्शंस में, अगर आप इस फोर्स को इस पर आप कंसल्ट कीजिए तो एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा, F टेंजेंशियल इक्वल टू एक स्प्रिंग फोर्स F1, और ये एंगल कितना हो गया, ये 60 डिग्री है तो ये 30, cos 30 डिग्री। F1 क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स cos 30 डिग्री। आइए दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन का तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा टेंजेंट में, नॉर्मल का अगर हम कंपोनेंट लेते हैं टेंजेंट दिशा में तो cos 90 के साथ 0 हो जाएगा। mg का तो आएगा ना बच्चे लोग, कितना आएगा भैया, ये एंगल कितना है 60, ये एंगल है 30, तो ये एंगल क्या हो गया 60, तो mg cos 60, उसको सपोर्ट पे आ गया इसलिए प्लस में ही हो गया mg cos 60। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम इस फोर्स को आराम से क्विट कर सकते हैं। कैसे, F1 की वैल्यू तो आपके पास m1 mg/4 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, cos 30 √3/2 प्लस mg cos 60 इक्वल टू हाफ। नाउ m की वैल्यू दिया हुआ है, एवरीथिंग इज नोन टू यू, सो इफ यू गेट m, तो ये कौन सा निकला भैया, मेरे पास निकला टेंजेंशियल फोर्स। सो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की अगर बात करूं तो ये मास मास कट भी जाएगा,
और आपका ए टेंजेंशियल भी निकल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया टेंजेंशियल फोर्स, तो दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स। तीसरा पार्ट इसमें यह भी पूछा गया कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो सकता है, ये तीसरा पार्ट पूछा गया। नॉर्मल रिएक्शन की बात करें मतलब नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू कितना हो सकता है, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, आप भी जरा सा सीखिए। अब ये इस दिशा में सारा फोर्स को ले आओ, तो कौन कौन से आएंगे, एक तो नॉर्मल है ही, तो नॉर्मल रिएक्शन का एन तो अपना ही हो गया उसका। दूसरा क्या आएगा, ये स्प्रिंग फोर्स जो 60 डिग्री बना रहा है इसकी कंपोनेंट लेंगे, उसको ऐड करेगा, तो कितना हो जाएगा F1 and this cos of 60 degree. This is the component of spring force in the directions of y, that is a normal direction. और इस ये वाला mg का क्या होगा, इसकी पीछे चला जाएगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, तो mg cos 30 डिग्री। उस साइड में कौन सा हो जाएगा mg cos 30 डिग्री। कैसे मैं 30 डिग्री कर दिया बच्चे लोग, ये देखिए ये 60 डिग्री और ये दोनों टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो दोनों मिला के 90, ये 60, तो ये ऑब्वियसली 30 है। इससे नॉर्मल रिएक्शन तो निकल गया ना, mg cos 30 इक्वल टू √3/2 माइनस F1 की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाला, F1 इक्वल टू mg/4 इंटू cos F1 cos 60 दैट इज हाफ। इस तरह की वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए और नॉर्मल रिएक्शन आप चले आते हैं। एक बार फिर से नॉर्मल रिएक्शन आपको मैं बता दूं, एक देखिए नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि भैया स्प्रिंग ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, तो ये दोनों फोर्स बराबर। अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है एक n है, एक स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, ये 60 डिग्री है, तो स्प्रिंग फोर्स kx, दैट इज kx का स्प्रिंग फोर्स F1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, F1 cos ऑफ 60 डिग्री, ये दोनों एक तरफ हो गया। अब ये जो ग्रेविटी का फोर्स है उसको अगेंस्ट में चला जाएगा, जब आप कंपोनेंट लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा mg cos 30 डिग्री। अब इससे आप एन के निकालिए। इस तरह से आपने ये देखा कि मैंने IIT JEE के अब तक के 45-47 साल के जितने भी क्वेश्चन डायनेमिक सर्कुलर मोशन में आए थे उन सभी का मैंने सॉल्व किया, और इसे लगातार और भी मैं सॉल्व करते चला जाऊंगा। एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तक के 50 साल के IIT JEE के जो क्वेश्चन हम लोगों के पास उपलब्ध है उन सभी को मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा विथ फुल कॉन्सेप्ट। और उसमें खासियत क्या रहेगा कि मैंने कन्वेंशनल को भी सॉल्व करते चला जा रहा हूँ। इससे आपके पास कुछ भी अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है थ्योरी को बढ़िया से देखिए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उस थ्योरी पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी मैंने उसी समय डिस्कस कर दिया, और उस थ्योरी को ग्रिल करने के कारण मैंने जो बढ़िया क्वेश्चंस निकल के आते हैं IIT JEE के, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया। सॉल्व ये नहीं कि आपको रटाने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि आप अपने कॉन्सेप्ट को इस प्रॉब्लम पर ग्रिल करके देखिए कि आप भी क्या सोचते और कैसे सोचते, क्या आपकी सोच मेरी सोच साइंक्रोनाइज करती है, और अगर साइंक्रोनाइज करती है तो निश्चित रूप से आपकी कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है। चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ आता हूँ आपके साथ। एक बार फिर सर्कुलर मोशंस पर ही मैं केंद्रित करूँगा, एक अलग वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं केंद्रित करूँगा। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए। गुड लक।